गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम यू ऑल आज की इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 10th की मैथ्स और साइंस की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। वर्कशीट नंबर 43 जो कि 12 अक्टूबर 2020 को आई थी। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। तो ये सोचिए कि आप एक दुकान पे गए और आपने दुकान वाले से कहा भैया हमें साबुन लेना है। दुकान वाले ने कहा आपको कौन सा साबुन लेना है? आपने कहा कि मुझे सिंथॉल चाहिए। अब दुकान वाले ने अपने सारी दुकान के साबुनों को अलग अलग व्यवस्थित करके रखा है, तो वो आपको झट से सिंथॉल निकाल के दे सकता है। लेकिन अगर दुकान वाले ने सभी अलग अलग तरीके के साबुनों को एक बड़े से डब्बे के अंदर रखा हुआ है, तो उसको तो बहुत दिक्कत आएगी। इतने सारे अलग अलग तरीके के साबुनों के अंदर से उसे सिंथॉल ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे काम आता है बच्चों वर्गीकरण। अगर चीज़ों का सही ढंग से वर्गीकरण किया गया है तो उनको देखना, उनके बारे में पढ़ना, उनको समझना आसान होता है। तो यही लिखा है कि मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर की फॉर्म में होती हैं। एलिमेंट्स ऑफ सब्सटेंसेज कंटेनिंग एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप्स, और एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। देयर आर 118 नोन एलिमेंट्स, और हमारे आसपास जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 118 हैं। आउट ऑफ दिस 118 ओनली 98 आर नेचुरली अकरिंग। लेकिन इनमें से जो प्राकृतिक है, जो नेचुरल है, वो सिर्फ 98 है। नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब सवाल उठता है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की नीड क्या है। तो एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड सो दैट दे कुड बी स्टडीड ईजिली इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अब चीज़ों को, इनको स्टडी करने के लिए, इनको ऑर्गेनाइज तरीके से स्टडी करने के लिए इनको बांटना ज़रूरी है। सबसे पहला जो एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन का तरीका था वो उनको बांटा था मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पे। वो बहुत पुराना है। जो पहला लॉजिकल तरीका था वो दिया डॉबर्नियर ने, और उसको हम नाम देते हैं डॉबर्नियर्स ट्राइड्स। कई जगह इसको डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स भी कहा जाता है। क्या मतलब है इसका? इन द ईयर 1817 डॉबर्नियर, a German chemist, tried to arrange the elements with similar properties into groups. When elements were arranged in the order of increasing atomic masses, groups of 3 elements having similar chemical properties were obtained. The atomic masses of the middle element were tried were roughly the average of atomic masses of other 2 elements. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। जितने भी एलिमेंट उनके पास थे उन्होंने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। ये पाया कि 3-3 की ग्रुप बन सकते हैं। ऐसे ग्रुप बन सकते हैं जिसमें जो पहला एलिमेंट है उसका वेट और जो लास्ट एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है, उसका वेट, दोनों को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करूँ तो बीच वाले एलिमेंट का वेट आ जाएगा। अब आप कहोगे वेट से क्या करना है हमने? बेटा ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ वेट पे ही डिपेंडेंट थी। तब यही समझा जाता था कि ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ वेट पे डिपेंडेंट है। अगर आप वेट निकाल लोगे तो आप प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा बहुत क्लासीफाई कर सकते हो कि किसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी। बट इसमें कमी क्या आई फिर? जितना बढ़िया है तो कमी ये आई कि डॉबर्नियर को आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। अब उस टाइम जितने एलिमेंट उनके पास डिस्कवर्ड थे उसके अंदर से डॉबर्नियर ने कितने एलिमेंट को क्लासीफाई कर पाए? सिर्फ 3 को। उन्होंने कहा भाई इतनी बड़ी क्लासिफिकेशन तुम 3 को करोगे तो ये क्लासिफिकेशन कंसीडर कैसे की जाएगी? तो उन्होंने उस क्लासिफिकेशन को कंसीडर नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरा जो कि है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है? ये है कि न्यूलैंड अरेंज द देन नोन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग masses and found that the properties of every 8th element is similar to that of the first element। कि पहले हर 8th element की जो properties है वो first element की जैसी हैं। He compared this to octaves and found in music। इसको उन्होंने किससे compare किया? उन्होंने इसको compare किया octaves से। ऑक्टेव क्या होता है? संगीत के 7 सुर। संगीत में, म्यूज़िक में क्या होता है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और नी के बाद वापस क्या आ जाता है? वापस सा आ जाता है। तो उन्होंने कहा जैसे म्यूज़िक में 7 सुर होते हैं वैसे ये भी। इसकी बात उन्होंने जब बोली कि भाई ये भी म्यूज़िक के 7 सुरों की तरह ही होते हैं, तो ये जब उन्होंने बोली तो सबको लगा बहुत लॉजिकल है, क्योंकि 7वें एलिमेंट के बाद हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पहले की जैसी थी। तो इसका उन्होंने एक टेबल भी बना दिया जिसमें उन्होंने देखो FNAMGALSIPS और उसके बाद अगला CL यहाँ नीचे। ये तो बहुत बढ़िया थी। तो कमियाँ क्या थी?
तो कमी क्या थी, कमी थी ये कि इट वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। पहली बात तो इनका टेबल जो था वो सारे एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं था, वो सिर्फ कैल्शियम तक लागू हो पा रहा था। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स थी उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स पे लागू नहीं हो रही थी। कई बार बिना प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट भी एक साथ रखे हुए थे। फिर था टू फिट एलिमेंट्स इनटू इस टेबल न्यूलैंड पुट इवन 2 एलिमेंट्स टुगेदर इन वन स्लॉट। अब कई बार अपने एलिमेंट को बनाने के लिए उन्होंने दो एलिमेंट को एक साथ रख दिया, ऐसे दो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी है ही नहीं। तो उन्होंने सिर्फ मतलब करने की कोशिश तो बहुत करी, लेकिन वो कर नहीं पाए अपने उस टेबल को उस तरीके का अच्छा नहीं बना पाए। अगली क्लास में पढ़ेंगे मेंडलीफ। मेंडलीफ का टेबल सबसे क्लासिक था। तो अभी फ़िलहाल क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या नीड थी क्लासिफिकेशन करने की। तो बिल्कुल आपके सामने यहाँ पे आंसर है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, ताकि उनको स्टडी आराम से किया जा सके। कर लीजिए फटाफट नोट डाउन इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा क्वेश्चन है, राइट डाउन 3 एलिमेंट्स टू शो डॉबनियस ट्राइड्स। तो बेटा यहाँ पे 9 एलिमेंट का पेयर है, कोई भी 3 लिख सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Li Na K, लिथियम सोडियम पोटेशियम, आप भी लिख सकते हो। अगली स्टेटमेंट है, न्यूलैंड डिवाइडेड एलिमेंट्स इनटू हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ 8 एलिमेंट्स ईच। फॉल्स। 7 एलिमेंट की बनाई थी, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 8 नहीं है। फिर राइट डाउन द 2 ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो ये 3 लिखे हुए हैं, आप इनमें से कोई भी 2 लिख लो। फिफ्थ है, कैन फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बी क्लासिफाइड एज डॉबनियस ट्राइड्स। तो देख लेते हैं, Na लिखा हुआ है, हमें दिया हुआ है Na Si और Cl। Na का मास है बेटा 23 और Cl का होता है 35 और Si का दे रखा है 28। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये सीधे सीधे हो जाएगा 35 और 23 58/2। तो ये आ गया 29, आना चाहिए था 28, आया 29। तो ये वाला तो एप्लीकेबल नहीं है, थोड़ा बहुत गैप चल जाता है, एक का गैप नहीं चलता। अब BE MgCa देख लेते हैं। तो BE कितना है 9, Mg होता है बेटा 24 और Ca होता है 40। तो इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 49/2 और 49/2 आएगा 24.5। तो ये हो सकता है, क्योंकि आधे का डिफरेंस तो चल जाता है, एक का डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ये यस है, ड्यू टू लो डिफरेंस। तो हमारी साइंस की वर्कशीट तो कंप्लीट कर ली हमने, कोई ज़्यादा बड़ी वर्कशीट थी भी नहीं। चलिए मैथ्स की वर्कशीट देख लेते हैं फिर अब। तो मैथ्स की वर्कशीट आज वही अपनी टेंजेंट वाली है, ये नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्कल। तो 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे हम। वो कह रहा है अ डैश टचेज द सर्कल इन 2 पॉइंट। तो ये तो बेटा कॉर्ड होगा, कॉर्ड ही होता है जो सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट्स पे काटता है। अगर कॉर्ड के अलावा आप किसी की बात करें तो कॉर्ड के अलावा कोई भी सर्कल को 2 पॉइंट्स में डिवाइड नहीं करता, मतलब 2 पॉइंट्स में कट नहीं करता। डैश इंटरसेक्ट सर्कल इन 2 पॉइंट, तो यहाँ पे आएगा सीकेंट। और अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट सर्कल इन 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। द पॉइंट कॉमन टू टेंजेंट एंड सर्कल इज कॉल्ड। तो सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है बेटा उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
अब वो एक्टिविटी 1 में कहता है कि सर्कल के अंदर एक पॉइंट खींचो। मैंने पढ़ लिए तो फटाफट आपको समझा देता हूँ। सर्कल के अंदर एक पॉइंट खींचो, इस सर्कल के अंदर से सर्कल के लिए टेंजेंट बनाने की कोशिश करो। जितनी मर्जी लाइन बना लेंगे, लेकिन सर्कल के अंदर से जो लाइन बनेगी वो सर्कल की टेंजेंट नहीं बन सकती। तो अगर कोई पूछे कि सर्कल के अंदर से सर्कल के लिए कितने टेंजेंट बन सकते हैं, तो आप कहोगे बड़ा वाला 0 बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता। फिर उन्होंने बोला कि सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लो, यहाँ से टेंजेंट बनाओ। तो बेटा अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो टेंजेंट वहीं पे बन सकता है बस एक। तो जो पॉइंट सर्कल के ऊपर है उस पर एक ही टेंजेंट बनेगा। फिर उन्होंने बोला सर्कल से बाहर एक पॉइंट ले लो, अब टेंजेंट बनाओ। तो बनाए तो 2 बने, यानी सर्कल के अंदर से एक भी नहीं बनेगा, सर्कल के ऊपर से एक बनेगा, सर्कल के बाहर से 2 टेंजेंट बनेंगे। और जो सर्कल के बाहर से 2 टेंजेंट बनेंगे वो दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट सर्कल के अंदर है तो सर्कल के लिए एक भी टेंजेंट नहीं बन सकता। पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो एक टेंजेंट बनेगा, और पॉइंट सर्कल के नीचे है तो 2 टेंजेंट बनेंगे। चलिए फिर, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये टेंजेंट है, दे आर एग्जैक्टली डैश टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल टू 2 टेंजेंट। सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो बाहर के पॉइंट से सिर्फ 2 ही टेंजेंट बन सकते हैं और 2 से ज़्यादा टेंजेंट नहीं बनते। एक तीसरा क्वेश्चन भी इसके अंदर जो दिख नहीं रहा है वो है, देयर इज़ नो डैश टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। सो देयर इज़ नो टेंजेंट। थर्ड को जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा टेंजेंट। मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन एक बार, दिख नहीं रहा है इसके अंदर। वो है, देयर इज़ नो डैश टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। तो ये आंसर लिखने के बाद हो जाएगा, देयर इज़ नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। चलिए बच्चों, हमारी सारी आज की वर्कशीट तो हमने कंप्लीट कर ली। कल मिलते हैं फिर आप लोगों से कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।